Hello student, today I am going to explain you the new chapter how do organisms reproduce. Definition of reproduction. The process in which organisms reproduce their own kind of organism is called reproduction. जो organism होते हैं अपने समान नए organism को reproduce करने की capacity रखते हैं, तो इस capacity को क्या कहते हैं? Reproduction कहते हैं. नेक्स्ट वन organism. Why do organism reproduce? तो organism reproduce क्यों होते हैं, क्यों करते हैं? पहला कारण है कि अपने नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है कि अपनी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं। तीसरा है कि जो ओल्ड वन होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो रिप्रोड्यूस करके जो ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं वो उन्हीं के समान होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके अंदर एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है एक मैकेनिज्म जिसको कहते हैं डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन, विच इज कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग सिमिलर मल्टीपल ऑफ ब्लूप्रिंट। जिसके कारण क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए अपने समान नए डीएनए को रिप्रोड्यूस कर लेता है, बना लेता है। तो सेम डीएनए होगा तो उसमें कैरेक्टर भी सेम होंगे, जिसके कारण जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल समान होते हैं या उसकी एग्जैक्ट कॉपी होती है। डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा जनरेशन टू जनरेशन। जैसे पेरेंट अपने जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे अपने चाइल्ड में। जीन्स जो लोकेटेड होते हैं कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम्स पर होते हैं। और जो जीन्स होते हैं वो बने होते हैं किसके? डीएनए के बने होते हैं। और जीन्स को कहते हैं हेरिडिटरी व्हीकल्स। जो जीन्स होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो जो लेकर जाते हैं जिसके द्वारा ये कैरेक्टर जाएंगे, सफर करेंगे, इस तो किस में सफर किया जाता है? व्हीकल्स में। तो यहाँ जीन्स क्या होंगे? एक व्हीकल्स होंगे जिसमें सवारी कौन करेगा? जेनेटिक कैरेक्टर करेंगे, जो कहाँ जाएंगे? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, जिसके कारण जीन्स को क्या कहते हैं? हेरिडिटरी व्हीकल्स कहते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो व्हाट इज द वेरिएशन? एक ही पेरेंट्स के दो ट्विंस होते हैं और दोनों 90% कैसे हैं? पूरी तरह से सिमिलर है, लेकिन 10% क्या उनमें डिफरेंस है। तो सिमिलरिटीज के बावजूद जो उनमें डिफरेंस पाया जाता है उसको वेरिएशंस कहते हैं। अर्थ के ऊपर आप जितने भी एनिमल्स देखेंगे सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो वो जो कैरेक्टर उनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, यूनिक बनाता है, उसको वेरिएशंस कहा जाता है। अब वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है? ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन विच द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्रॉसिंग होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है मतलब क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं। और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या सिचुएटेड होते हैं? जीन्स। जब क्रोमोसोम्स के सेगमेंट एक्सचेंज होंगे तो उनके साथ जीन्स भी एक्सचेंज हो जाएंगे और इसी के कारण क्या होता है? वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। और यही वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। वेरिएशन हेल्प द ऑफस्प्रिंग टू अडॉप्ट द पर्टिकुलर काइंड ऑफ निके इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म जो होता है एक पर्टिकुलर निके होता है। जैसे एक घर क्या हो गया? उसका हैबिटेट हो गया। लेकिन हैबिटेट के अंदर क्या होता है? घर के अंदर क्या होता है? जिसमें आप रहते हैं वो रूम हो गया आपका। तो रूम क्या हो गया आपका? निके हो गया। तो उस पर्टिकुलर निके में ऑर्गेनिज्म को ऑफस्प्रिंग को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर निके के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करने में वेरिएशन बहुत हेल्पफुल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन पर्टिकुलर निके। एक पर्टिकुलर निके है उसके अंदर जो पॉपुलेशन की स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को स्टेबल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरिएशंस। तो वेरिएशन के कारण पॉपुलेशन जो है अपने आप को स्टेबल करती है किसी पर्टिकुलर निके में। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप्स का होता है: एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें क्या होता है कि जब ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगी केवल एक सिंगल पेरेंट के द्वारा। जब एक सिंगल पेरेंट नई ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, जिसमें मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जेनेटिक जो मटेरियल्स होता है उसका ट्रांसफर नहीं होता है। तो जब एक सिंगल पेरेंट नई ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। दिस मेथड इज अ कॉमन मीन्स ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग द ऑफस्प्रिंग्स। इस मेथड्स के द्वारा क्या होता है कि अगर एक सिंगल पेरेंट होता है तो वो बहुत अधिक
ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है अंडर द फेवरेबल कंडीशन, जिसके कारण क्या होता है कि माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये प्रोसेस होती है और ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बहुत सारे मेथड्स के द्वारा होता है, जैसे फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट हो गया या प्रोपोगेशन बाय टिश्यू कल्चर हो गया। पहली प्रोसेस है फिजन। फिजन का मतलब है ब्रेक होना, टूटना। स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन टू और मोर देन ऑफ टू सेपरेट डॉटर सेल। जब एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि किससे बना है, एक सिंगल सेल से बना हुआ था, जब वो ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स में, तो इस प्रोसेस को फिजन कहते हैं। और जो फिजन होता है टू टाइप्स का होता है, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। तो पहले देखेंगे बाइनरी फिजन। जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो सेल्स डॉटर सेल्स बनाती तो उसको बाइनरी फिजन्स कहते हैं। द टू डॉटर सेल्स देन ग्रो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। अब जो दो डॉटर सेल्स बनी है वो जब ग्रो कर लेगी तो दो एडल्ट ऑर्गेनिज्म को बना लेगी। सो फिजन ऑफ सिंगल पेरेंट सेल्स रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो फिजन में क्या होगा, बाइनरी फिजन में क्या होगा कि एक जो पेरेंट सेल्स होती है वो डिवाइड होकर दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है और वो ग्रो करके क्या बना लेते हैं, दो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन्स कहते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। ड्यूरिंग द बाइनरी फ्यूजन द न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय द अपीयरेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो जब बाइनरी फ्यूजन होता है तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, बीच में से सिकुड़ जाती है। You can see in this diagram the binary fusion in amoeba and paramecium। पहले देखेंगे अमीबा के अंदर इरेगुलर होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड होने लगता है, मतलब लंबा हो जाता है। और साथ में उसमें क्या होती है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, बीच में से नैरो होती चली जाती, नैरो होती चली जाती इस तरह से। उसके पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसका जो साइटोप्लाज्म है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से एक जो पेरेंट सेल्स होती है वो डिवाइड हो जाती है दो डॉटर सेल्स में। अब ये पेरेंट सेल्स के कंपैरिजन में डॉटर सेल साइज में कैसी है, छोटी है। अब छोटी है तो कुछ समय बाद ये फूड को गेन करके इनका भी साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरह से एक पेरेंट सेल से दो क्या बन गए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, तो इसको बाइनरी फिजन कहेंगे। सेम प्रोसेस होती है पैरामीशियम में। अब पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। मैक्रोन्यूक्लियस साइज में कैसा होता है, बड़ा होता है। माइक्रोन्यूक्लियस साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। ये दोनों न्यूक्लियस कैसे हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लंबे हो जाते हैं और नैरो होने लगते हैं। नैरो होने के बाद ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, बड़ा और छोटा। ये बड़ा और छोटा, और बीच बाद में क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। इस तरह एक पैरामीशियम से कितना पैरामीशियम बन जाते हैं, दो पैरामीशियम बनते हैं। तो इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं। नेक्स्ट वन आता है मल्टीपल फिजन। एक पेरेंट सेल डिवाइड होगी दो से ज्यादा सेल्स में, डॉटर सेल्स में, तो उसको मल्टीपल फिजन्स कहते हैं। दिस इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू सेवरल स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर इंडिविजुअल। ड्यूरिंग द मल्टीपल फिजन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड सेवरल टाइम्स इनटू द मेनी डॉटर न्यूक्लियाई। जो मल्टीपल फिजन्स होता है तो इसमें जो पेरेंट सेल्स होती है उसका जो न्यूक्लियस होता है कई बार डिवाइड होकर क्या बना लेते हैं, छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। उन डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ बाद में क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म उसमें डिपॉजिट होने लगता है। और साइटोप्लाज्म डिपॉजिट होने के बाद क्या होता है कि वो जो पेरेंट सेल्स होती है वो क्या होती है, रप्चर होती है उसकी मेम्ब्रेन, और ये जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और बाद में ग्रो करके क्या बना लेते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक पेरेंट सेल जो होती है उसका न्यूक्लियस क्या होता है, सेवरल टाइम डिवाइडेड हो जाता है और छोटी छोटी डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है। इन डॉटर न्यूक्लियाई की तरफ डिपॉजिट हो जाता है साइटोप्लाज्म। जब पेरेंट सेल्स की वॉल जो रप्चर होती है, फटती है, तो ये डॉटर न्यूक्लियाई बाहर निकल आते हैं और ग्रो करके नया इंडिविजुअल फॉर्म कर लेते हैं। You can see in this diagram the multiple fission in amoeba। अमीबा के अंदर जो मल्टीपल फिजन होगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और जो बाइनरी फिजन होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो ये जो सिंगल सेल है पेरेंट सेल और इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस कंटिन्यूसली क्या होगा, डिवाइड होकर इस तरह से बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेगा।
इन डाटा न्यूक्लियाई जो बने बीच में डाटा न्यूक्लियाई, इनके चारों तरफ क्या डिपॉजिट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिपॉजिट हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो सेल होगी वो रप्चर हो जाएगी, तो जैसे सेल फटेगी तो उसके अंदर जो डाटा न्यूक्लियाई है सब बाहर निकल जाएंगे और ग्रो करके क्या बना लेंगे, नया अमीबा फॉर्म करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे नए अमीबा फॉर्म हो जाएंगे। तो मल्टीपल फिजन की प्रोसेस कब होती है, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब मल्टीपल फिजन होगा। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन।